मेरा नाम डॉक्टर संगीता है। आई एम कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट पार्क हॉस्पिटल मोहाली। तो आजकल स्ट्रोक्स, अभी विंटर्स आ रही है और जो ड्रग्स एडिक्ट्स यहाँ पे बात काफ़ी कॉमन है कि लोग अफीम लेते हैं, गांजा का नशा करते हैं, ट्रामाडोल एडिक्ट है और कुछ पेशेंट्स उसके अंदर भी बीपी राइज होता है। जो बोलते हैं ना कि यंग पेशेंट में स्ट्रोक कैसे आ रहा है, क्योंकि यंग पेशेंट में सडनली ज़्यादा अगर कोई भी ड्रग की ओवरडोज हो जाती है तो उसे बीपी 200 तक शूट कर जाता है। तो बीपी शूट करने की वजह से यंग पेशेंट में स्ट्रोक काफ़ी कॉमनली हो रहा है। फिर यहाँ पे एक ट्रेंड है कि लोग घर पे ही अफीम चटा देते हैं। अफीम से क्या होगा, उसका पेन रिलीफ हो जाएगा, पेशेंट सो जाएगा। वो उसके लिए वो ज़्यादा हार्मफुल है कि वो अपने सिम्टम्स भी नहीं बता पाएगा कि क्या दिक्कत हो रही है और वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते। तो अफीम नहीं देना चाहिए घर पे, हॉस्पिटल टाइम पे आना चाहिए। तो टाइम पे आएंगे तो देर आर 3 ऑप्शंस। जितना जल्दी आएंगे तो एक ब्लड इंजेक्शन लगता है, थ्रोम्बोलाइसिस जिसको बोलते हैं। अगर उसकी विंडो से बाहर है तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी एक ऑप्शन होता है, स्टेंटिंग ऑप्शंस होता है। फिर अगर बहुत बड़ा क्लॉट है कि जिसमें कि पेशेंट की जान भी नहीं बच पा रही है, उसमें फिर न्यूरोसर्जन का रोल आता है कि उसमें हम ब्रेन खोल के उसका ब्रेन का प्रेशर रिलीज़ करते हैं, जिसको क्रेनिएक्टमी बोलते हैं। तो वो लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। तो जितना जल्दी आप सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे, उतने ही ट्रीटमेंट ऑप्शंस ज़्यादा होंगे। जितने अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होंगे, रिकवरी उतनी चांसेस होंगी। क्योंकि स्ट्रोक पेशेंट में अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो लाइफ लॉन्ग डिसेबल्ड हो जाएगा, फैमिली मेम्बर पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो दैट इज़ मोर डेंजरस। उसको फिर बेड सोर होने का रिस्क, से इन्फेक्शन का रिस्क हमें। तो इससे बेटर है कि टाइमली ट्रीटमेंट करा ले तो हम डिसेबिलिटी को कम कर सकते हैं। मैडम, सर्दियों में स्ट्रोक क्यों ज़्यादा होता है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्ट्रोक होने के बाद कितनी देर के अंदर अंदर मरीज को हॉस्पिटल में जाना? देखो, आइडियल तो है कि जितना जल्दी आप हॉस्पिटल आओगे उतनी ही हम ब्रेन सेल्स को बचा पाएंगे, क्योंकि एवरी मिनट्स काउंट होता है कि जितना देर ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी उतनी ज़्यादा ब्रेन सेल्स डाई होती जाएगी, उनका फंक्शन लॉस होता है। जितना जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल और आइडियली विद इन 6 आवर यू शुड रीच टू हॉस्पिटल, तो उतनी ज़्यादा हम ब्रेन सेल्स को बचा पाएंगे। अब बात आती है कि सर्दियों में क्यों बढ़ता है। बिकॉज सर्दियों में एक तो डाइट हमारी ऐसी हो जाती है, सब घी ज़्यादा खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से शुगर बढ़ेगा। सर्दियों में सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसकी वजह से बीपी शूट करता है। तो वो एक रीज़न है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और दूसरा, देखिए, पहले तो मेरा नाम डॉक्टर अनिल सोफत है। मैं पार्क मोहाली हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन हूँ। जैसे बताया गया है, स्ट्रोक के मेजर कारण जो होते हैं उनमें से सबसे पहले ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, अनकंट्रोल्ड शुगर, लाइफस्टाइल हमारी ऐसी जिसमें हम अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज़्यादा एक्सरसाइज ना करना, इनसे क्या रहता है कि हमारी खून की नाड़ियाँ ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो अब स्ट्रोक 2 तरीके का है। एक स्ट्रोक जिसमें खून की नाड़ी ब्लॉक होती है और दूसरी तरह का स्ट्रोक जिसमें खून की नाड़ी फट जाती है। खून की नाड़ी ब्लॉक होना ज़्यादा कॉमन माना जाता है। वो 85% लोगों का स्ट्रोक जो होता है वो खून की नाड़ी ब्लॉक होने की वजह से होता है और 15% जो होता है वो खून की नाड़ी फटने की वजह से होता है। दोनों केसेस में एंड रिज़ल्ट ये है कि दिमाग की नसें जो हैं वो डैमेज हो रही हैं, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं और हमने वो डैमेज को प्रिवेंट करना है। प्रिवेंशन के बहुत सारे तरीके हैं। अगर खून की नाड़ी ब्लॉक हो रही है तो एक इंजेक्शन जो 4.5 से 6 घंटे में दिया जाना चाहिए। बाकी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया 24 घंटे के अंदर अंदर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कर सकते हैं। मेरा एज ए न्यूरोसर्जन रोल कहाँ आता है? अब 2 तरीके के जो स्ट्रोक हैं उनमें हेमरेजिक स्ट्रोक जिसमें खून की नाड़ी फट जाती है, कई बारी अंदर जो ब्रेन के अंदर क्लॉट होता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी वजह से ब्रेन में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और पेशेंट को और कोई तरीका नहीं सिवाय सर्जरी के हम पेशेंट को बचा सकते हैं। ब्रेन में अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ब्रेन का नुकसान इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, हमारे को खोपड़ी का एक हिस्सा उठाकर ब्रेन के अंदर से वो क्लॉट को निकालना पड़ता है ताकि ब्रेन का प्रेशर इमीडिएटली कम हो जाए। तो वो एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जहाँ पर न्यूरोसर्जन की ज़रूरत होती है। खून की नाड़ी ब्लॉक होने की वजह से भी कई बार क्या होता है कि अगर कोई खून की बड़ी नाड़ी ब्लॉक हो रही है उसकी वजह से ब्रेन का अगर बहुत बड़ा हिस्सा डैमेज, काला पड़ रहा है, डैमेज हो रहा है, उसमें भी ब्रेन में प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। ऐसे केसेस में भी मुझे खोपड़ी का एक हिस्सा उठा के ब्रेन को जगह देनी पड़ती है ताकि ब्रेन का प्रेशर रिलीज़ हो जाए और पेशेंट की जान बच जाए।
सर कितनी देर के लिए होता है? कितना टाइम लगता है इसका? तो मैं डॉक्टर संदीप हूँ, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, क्रिएशन पार्क हॉस्पिटल मोहाली। और ये वर्ल्ड स्ट्रोक डे है जो 29 अक्टूबर को वर्ल्ड ओवर मनाया जाता है, बिकॉज़ ये एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड ओवर। कुछ कंट्रीज़ में तो ये फर्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, और 19 लाख इंडिया में केसेस होते हैं पर ईयर। और आप देखें कि क्योंकि स्ट्रोक इतना सीवियर डिजीज़ है तो इसकी अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रोक जैसे भी हो जाए, उसके जो सिम्टम्स हैं वो पहले तो एक फास्ट एक्रोनिम है, जिसमें फेस की ड्रूपिंग है, या आर्म की वीकनेस है, या उसके लिए टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पीच, FAST, S इज स्पीच और T इज़ टाइम टू हॉस्पिटल। तो ये सारे एक्रोनिम इसलिए फैलाया गया है कि लोग जल्दी से जल्दी अवेयर हों। जैसे ही फेस ड्रूपिंग हो, स्पीच की कोई एबनॉर्मेलिटी आए, आर्म वीकनेस आए, तो देन T यानी टाइम टू ट्रीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू, जैसे ही ये प्रॉब्लम आए तो एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और क्रिएशन पार्क वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम फैसिलिटी है इस काम में। बहुत सारे स्पेशलिस्ट इसमें जुड़े हुए हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और बहुत एक्सपीरियंस्ड रेडियोलॉजिस्ट, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हैं। जहाँ इवन जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी में, अब तक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट 4.5 घंटे में क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन से होता था, बट अब एडवांस ट्रीटमेंट में इन स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी अप टू 24 आवर्स हो सकती है। तो क्योंकि ये 24 आवर्स तक फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ये कई दूर दूर से भी पेशेंट आ सकते हैं। तो स्ट्रोक होता इसलिए है क्योंकि दिमाग की नस ब्लॉक हो जाती है, और वो ब्लॉक होने के कारण उस पार्ट का ब्रेन का सर्कुलेशन रुक जाता है। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी में हम एक डिवाइस डाल के, टांग के जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है वैसे एक डिवाइस डाल के क्लॉट को उसमें एंटेंगल करके निकाल देते हैं। एक 15-20 मिनट, आधे घंटे का प्रोसीजर होता है, और उसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली दिखने शुरू हो जाते हैं। अब ये स्ट्रोक एक तो ट्रीटमेंट है, दूसरा उसको प्रिवेंट करना कितना ज़रूरी है वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखिए, कुछ मॉडिफाइबल कॉजेज़ होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल। जो मॉडिफाइबल हैं कॉजेज़ स्ट्रोक के, वो तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मॉडिफाइबल ऐसे हैं जैसे स्ट्रेस हो गया, डाइट हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, है ना, और डेली एक्सरसाइज हो गई। और अगर आप अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखते हैं, स्ट्रेस फ्री रखते हैं, और अपना वेट कंट्रोल कोर्स और ब्लड प्रेशर, शुगर्स ये कंट्रोल रखते हैं, तो आपको स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं। बट स्ट्रोक के चांसेस ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नॉन मॉडिफाइबल हैं। जेनेटिक्स आपकी नॉन मॉडिफाइबल है, इसीलिए चाइना में फर्स्ट कॉज है, क्योंकि वहाँ की जेनेटिक्स एथनिसिटी ऐसी है कि स्ट्रोक सबसे कॉमन कॉज है। इंडिया में भी ये कॉमन है। तो आप प्रिवेंट करें, और अगर हो जाए तो आपको एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट कराना चाहिए, जहाँ के आप, ये जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो रहा है ये अभी कुछ सालों में ही हुआ है, और ये बहुत ड्रामेटिक चेंज ला रहा है आउटकम्स में। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुँच के इसको अवेल करें, और ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए और फिर आप सिर्फ रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट ले पाएँ, और जो आप डैमेज बचा सकते थे वो ना बचा पाए। मेन कॉजेज़ तो मैंने आपको 2 बता दिए। हाँ, अल्कोहल, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, और भी हैं कॉजेज़। हाँ, स्ट्रेस। तो ये सारे कॉजेज़ हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं, और कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जो प्रिवेंट नहीं कर सकते, जो हमने बात करी ली आपसे कि अगर आपकी जेनेटिक्स ऐसी है, हाइपरलिपिडीमिया है, आपके ब्लड में कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या आपकी एथनिसिटी ऐसी है, या ज्योग्राफिक लोकेशन तो हर बंदा नहीं चेंज कर सकता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि ठंड में बढ़ जाता है, जहाँ ठंडे इलाकों में ये कॉमन है, तो वो तो बहुत मुश्किल है सबको एडवाइस करना कि चेंज करें। बट वहाँ पे आप अपनी बाकी प्रिवेंटेबल चीज़ों पे ध्यान दें, और स्ट्रोक का इंसिडेंस कम करें, और अगर हो जाए तो इमीडिएटली नॉलेज रखें कि आप स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुँच सकें। डॉक्टर साहब, जेनेटिक यदि किसी फैमिली में ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो आगे कितनी संभावना है? दूसरा क्वेश्चन साथ है, ज़्यादातर इस उम्र के जो है स्ट्रोक ज़्यादा आता है, देखा गया है, बच्चों में भी आजकल हो रहा है, तो इसकी मुख्य वजह
देखिए बच्चों में जो प्रॉब्लम है वो मोस्टली अगर हम बात करें बच्चों से शुरू करें तो कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़, कोई गलत हार्ट में बना हुआ है या नाड़ों में कुछ गड़बड़ है उसके कारण होता है, या फिर नाड़ें कुछ गलत, कोई ईवीएम पड़ा हुआ है, कोई एन्यूरिज्म पड़ा है, नाड़ें ऐसी वीक बनी हैं कि ब्लीडिंग हो जाए, या फिर कोई यंग अभी बच्चों से निकल के बिल्कुल चाइल्ड से निकल के बड़ों में आए, थोड़े बच्चों में आए तो वहाँ पे हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेट है, यानी ब्लड के कोएगुलेशन का अगर कोई डिसऑर्डर है, खून ज़्यादा जमता है तो वो थोड़ा, और जो ओल्ड एज है उसमें तो आपको सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी ही कि काफ़ी सारी है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें हैं। पर सर स्ट्रोक का यदि इलाज हो जाए उसके बाद मरीज आम जिंदगी जी सकता है, दवाइयाँ कितनी देर तक ले सकता है? देखिए ये तो डैमेज पे है, हम इसके स्कोर्स लेते हैं कुछ के MRS स्कोर कहते हैं, बट इसमें यही होता है कि कितना बड़ा स्ट्रोक आया उसी हिसाब से उसकी रिहेबिलिटेशन। इसीलिए हमने जो लार्ज वेसल ऑक्लूजन की बात करी जो कि 40% तक लार्ज वेसल ऑक्लूजन होते हैं, तो उनमें बहुत बड़ा डैमेज होता है। वो पेशेंट्स मोस्टली इतने डाउन हो जाते हैं कि अपनी केयर भी नहीं कर सकते। तो जल्दी से जल्दी ये जो लार्ज वेसल के लिए मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी आजकल बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया, इसको करना बहुत ज़रूरी है ताकि उतना बड़ा डैमेज ना होए और पेशेंट इस काबिल हो सके कि एटलीस्ट किसी पे डिपेंडेंट ना हो और अपना देख रेख कर सके। जो नई टेक्नोलॉजी है ये कितनी सफल है, कितनी कारगर है, कितने %? ये इसको तो हम आजकल साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं, इवन साइंटिफिक लिटरेचर में भी। तो ये इतनी कारगर है कि जो 10% बेनिफिट होता था वो आप मान के चलिए 50-60% बेनिफिट पे पहुंच के, तो कितने गुना ज़्यादा बेनिफिट आप मान के चल सकते हैं। तो ये जो एग्जिस्टिंग हमारे पास ट्रीटमेंट्स थे उससे कम 7-8 गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है।